सही, इसके अंदर है बॉय रन फ्रॉम ए टू पॉइंट सी, सही। तो हमेशा याद रखना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क आपको तभी समझ में आता है जब आप एक स्ट्रेट लाइन पे उस डायग्राम को समझते हो। क्योंकि काइनेमेटिक्स में हमने स्टार्ट में कहा था कि ये होता ही कब है, जब एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में वापस आ रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं इसका डिस्टेंस निकालूं तो ये आपके पास आ जाएगा 7 इंटू 10 70, और ऐसे ये डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 4 60। तो अगर टोटल डिस्टेंस की बात की जाए, टोटल डिस्टेंस कितना है 130। लेकिन यहाँ पर ऐसे थोड़ा कंफ्यूजिंग करने की कोशिश करी, कंफ्यूज करने की कोशिश करी। उसने पॉइंट्स के रिस्पेक्ट से डिस्टेंस पूछा, यानी कि ए सी एंड ए बी। अगर वो पॉइंट्स के रिस्पेक्ट से बात कर रहा है, फिर आपको ख्याल रखना पड़ेगा यार इनमें से कौन डिस्टेंस है कौन डिस्प्लेसमेंट है। क्योंकि डिस्टेंस सिर्फ लिखा हो जैसे डिस्टेंस ए सी और डिस्टेंस ए बी, इसका मतलब ये नहीं है कि दिस इज अ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अगर डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट है तो दैट इटसेल्फ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं हम इसको स्ट्रेट लाइन में अगर समझें तो ये हो क्या रहा है इसके अंदर ये हो रहा है कि एक पॉइंट ए है, इस तरह एक लड़की बॉय रन्स फ्रॉम ए, इसे भागना स्टार्ट किया और कहाँ तक भागा, सी तक। लिखा हुआ है पॉइंट टू सी, ही पॉजेज एट सी, मतलब ये भी बता रहा है कि वो सी के ऊपर आके पॉज कर रहा है। और जब भी नजर आ रहा है कि 10 से लेकर 15 तक आपका जो वी टी ग्राफ है वो क्या है, वो हॉरिजॉन्टल है, एक्स एक्सिस पे है। तो ये हो गया टाइम 10। यहाँ तक जो डिस्टेंस आपने रन कर लिया है वो है 70 मीटर। फिर 5 सेकंड के बाद, रेस्ट लेने के बाद, उसने क्या किया, उसने वापस भागना स्टार्ट किया। अब वो वापस आ रहा है। अब कैसे पता चला वापस आ रहा है, क्योंकि वी टी ग्राफ आपका क्या है, नेगेटिव, तो इसका मतलब जाहिर है चेंज इन डायरेक्शन, तो वापस आ रहा है। अब वो कितना भागा, अब वो एग्जैक्टली इतना भी आ सकता था, इससे पीछे भी जा सकता था, इससे पहले भी रुक सकता था। हमें पता है वो पहले रुका है, क्योंकि लिखा he pauses C and then walk back towards A until reaching the point B where he stops। इसका मतलब वो भाग रहा था, वापस आ रहा था सी से टुवर्ड्स बी। ये अलग लाइन नहीं है, उसी स्ट्रेट लाइन में ए से सी गया, सी से वापस आ रहा है, एक ही स्ट्रेट लाइन में। तो वो कहीं ना कहीं आके रुक गया, जहां वो आके रुका उस पॉइंट को हमने कहा है बी। अब ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस आपके पास है 60। तो डिस्टेंस ए सी आपको समझ में आ गया होगा, डिस्टेंस ए सी कितना है। डिस्टेंस ए सी आपके पास 70, डिस्टेंस ए सी इज इक्वल टू 70। और डिस्टेंस ए बी कितना है, डिस्टेंस ए सी तो डिस्टेंस ही है, लेकिन डिस्टेंस ए बी डिस्टेंस नहीं है, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट है। ये आपके पास आ जाएगी अगर आपको डायग्राम से समझ में आ गया। डिस्टेंस ए बी जो है वो ये है, ये ऑरेंज वाला, विच इज 10। की बात समझ में आई। अब कह रहा है स्केच द ग्राफ ऑफ एक्स अगेंस्ट टी, एक्स डिस्प्लेसमेंट, एक्स अगेंस्ट टी विद टी, इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है, ये कह रहा है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, टाइम अभी हमारा यूनिफॉर्म मोशन ही चला, यूनिफॉर्म मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स, जिसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं होती। अच्छा, ऐसा ग्राफ कैसे बनेगा, बॉय रन्स फ्रॉम पॉइंट ए,
इसका मतलब टाइम जीरो पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट बताता है, डिस्टेंस नहीं बताता। हर पॉइंट पे मेरा मतलब डिस्प्लेसमेंट बताएगा। तो इसका टाइम जीरो पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो जीरो से लेकर टाइम 10 तक, टाइम 10 पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है 70, तो वाई एक्सिस पे आ जाएगा 70। अब 10 से लेकर 15 तक, क्योंकि वो रेस्ट पर है, रुका हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे डिस्प्लेसमेंट तो चेंज ही नहीं हो रही। इसका मतलब अब हमारा आ जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ आ गया 15, सही। फिर आपके पास है चेंज इन डायरेक्शन। इसका मतलब अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट वेलोसिटी बताता है, तो पहले पॉजिटिव था, अब वेलोसिटी नेगेटिव है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन हो जाएगी। और जाहिर सी बात है डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, तो हर पॉइंट पे उसका डिस्प्लेसमेंट कम होना स्टार्ट हो गया। कम होते 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 कहाँ पे आके रुकेगा 30। 30 पे डिस्प्लेसमेंट कितना है 10। मैं जो टाइम प्लग इन करूँगा उसमें मुझे डिस्प्लेसमेंट पता चलेगा। 30 पे डिस्प्लेसमेंट है मेरे पास, क्या आपका हो गया कंप्लीट। या तक सवाल कबीर भाई। ये आपका पहला सेकंड टॉपिक फर्स्ट सेगमेंट कंप्लीट हुआ, जो कि यूनिफॉर्म था। अब सारे जो केसेस आएंगे वो किसके आएंगे, वो नॉन यूनिफॉर्म के आएंगे। अच्छा जी, अब स्टार्ट कर रहे हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अब आपके पास स्ट्रेट लाइन नहीं होंगे, अब आपके पास क्या होगा, ग्राफ होगा, यानी कि कर्व होगा। बुनियादी बेसिक बात जो है वो क्या है, वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट सॉरी वेलोसिटी की जो डेफिनेशन है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज। अगर हम इसको ऐसे समझें, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। हमें पता है कि वेलोसिटी पर डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह से एक्सेलरेशन, अच्छा रेट ऑफ चेंज का दूसरा नाम क्या है, ग्रेडियंट। इसका मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं सिंपली इस बात को पढ़ के हम कह रहे हैं कि यार वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज, यानी कि डिफरेंशिएशन है डिस्प्लेसमेंट का, डी एस अपॉन डी टी। डिस्प्लेसमेंट एस है, वेलोसिटी वी है, एक्सेलरेशन ए है। ये बात यूनिफॉर्म में भी होती है, ये बात नॉन यूनिफॉर्म में भी होती है। बस जाहिर है यूनिफॉर्म के अंदर स्ट्रेट लाइन होती है, हर पॉइंट पे ग्रेडियंट सेम रहता है। नॉन यूनिफॉर्म के अंदर क्या होगा, हर पॉइंट पे सेम नहीं होगा, ग्रेडियंट बताएगा हर पॉइंट पे। और एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज
वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या बताती है? वेलोसिटी बता रही होती है, रिप्रेजेंट कर रही होती है कि आप कितनी तेजी से अपना डिस्टेंस कवर कर रहे हो या कितने स्लोली आप अपना डिस्टेंस कवर कर रहे हो, किस स्पेस पे अपना डिस्टेंस कवर कर रहे हो, वो वेलोसिटी बताती है। वेलोसिटी में कितनी तेजी से आप चेंज कर रहे हो वो एक्सेलरेशन बताती है। तो बाय डेफिनेशन एक्सेलरेशन क्या हुई? उसका जो शॉर्ट तरीका लिखने का, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी। एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डी वी अपॉन डी टी, यानी कि एक्सेलरेशन इज सिंपली द ग्रेडियंट ऑफ वी टी ग्राफ, जैसे वेलोसिटी सिंपली द ग्रेडियंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसका मतलब हमें ये नजर आ गया कि जब एक दूसरे की डिफ्रेंसिएशन है, इसका मतलब तो ये हमारा चार्ट ऐसे बन सकता है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो अगर मुझे यहाँ से यहाँ आना है तो मैं क्या करूँगा? मैं एक्सप्रेशन इक्वेशन को करूँगा डिफ्रेंशिएट। अब सारा काम डिफ्रेंसिएशन का चलेगा, लेकिन अच्छी बात ये डिफ्रेंसिएशन आपकी ए एस वाली होगी, यानी कि सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शन होगा, ना प्रोडक्ट रूल होगा, ना क्वोशिएंट रूल होगा, ना लॉग ट्रिक, ये कुछ भी नहीं हो गया। इसी तरह से यहाँ से यहाँ आना है तो डिफ्रेंशिएट, वापस आना है तो इंटीग्रेट। तो इस चार्ट में एक जो हमने बनाया बड़ा सिंपल सा लग रहा है, अच्छा हाँ भाई सही है, डिस्प्लेसमेंट से डिफ्रेंशिएट करेंगे वेलोसिटी में पहुंच जाएंगे, वेलोसिटी से इंटीग्रेट करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे डिस्प्लेसमेंट पे। लेकिन इस चार्ट में एक फ्लॉ है। फ्लॉ क्या आप वो आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या फ्लॉ है, क्या प्रॉब्लम है इस चार्ट में? शिजा बताइए, शिजा हतिया, इस चार्ट में प्रॉब्लम क्या है? डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया एक्सेलरेशन, रिवर्स आना है आ सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन तक भी पहुंच सकते हैं। एस से ए तक नहीं, एस से ए तक भी पहुंचा जा सकता है, ए से भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन इस चार्ट में एक फ्लॉ है ना, जो हर इंटीग्रेशन में होता है। वो क्या है कि जाहिर है कि जब आप v से वापस आ रहे हो, वापस आने का जो मरहला है वो मुश्किल है, क्योंकि उसके अंदर जब तक आपको, क्योंकि उसमें c नहीं होगा ना हमारे पास, तो हमें c क्यों नहीं होगा? जब भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, जैसे कि अगर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है 3t² माइनस 5t प्लस 6, अब जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो मेरे पास वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी आ गई 6t माइनस 5। अब जब मैं इंटीग्रेट करने जाऊँगा तो मेरे पास ये चीज़ रिकवर करना मुश्किल होगी, ऐसा हमेशा हर इंटीग्रेशन में होता है। तो ये सी वाली बात हमें तंग करती है। तो सी कैसे रिकवर करना है हर सवाल के अंदर, वो हम साथ साथ पढ़ेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जब वापस आ रहे होंगे तो हमारे पास बार बार सी आ रहा होगा, जो कि हमें लिखना पड़ेगा प्लस सी। अब वो सी कैसे ढूंढना जाएगा, किस सिचुएशन में जीरो होगा, वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। तो इसके अंदर, इस वाले इसके अंदर आ जाएंगे आप 4 केसेस, मतलब इसी तरह के सवाल आते हैं। केस 1, इनिशियल वैल्यूज। इनिशियल वैल्यू पहला केस है। इनिशियल वैल्यू का मतलब है स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग का मतलब टाइम जीरो, टाइम जीरो पे क्या वैल्यू है, तो किसकी, इनिशियल वैल्यूज पुट t is equals to 0 in respective equations। क्या मतलब? जैसे अगर डिस्प्लेसमेंट की इनिशियल वैल्यू पूछ रही कि टाइम जीरो पे भाई डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर खड़ा है, अगर टाइम जीरो पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है इसका मतलब ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट पे ही खड़ा हुआ है।
लेकिन टाइम जीरो पे डिस्प्लेसमेंट 10 है फॉर एग्जांपल, इसका मतलब वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 10 मीटर के फासले पर खड़ा हुआ है। वेलोसिटी इनिशियल कितनी है, अगर जीरो है इसका मतलब वो रेस्ट से स्टार्ट किया है। अगर टाइम जीरो पे वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब वो किसी फिक्स पॉइंट से पास किया था और वहां से उसका फिर एक्सप्रेशन बनी है। तो जैसे अगर मैं आपसे कह दूं डिस्प्लेसमेंट आपके पास है 3t² माइनस 5t प्लस 2। अब मैं आपसे कहूँ फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, हमने पहले ये लिख दिया पुट t इक्वल्स टू 0 इन रिस्पेक्टिव इक्वेशन। अब इनिशियल पहला केस तो बहुत ही सिंपल है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट मांगनी है तो भाई डिस्प्लेसमेंट में टाइम जीरो रखूंगा, इससे वेलोसिटी का तो कोई ताल्लुक नहीं है, तो टाइम जीरो इस इक्वेशन में नहीं रखूंगा, इससे तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट आएगी। मैं क्या करूंगा, मैं टाइम जीरो रखूंगा इसके अंदर वेलोसिटी में, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ds अपॉन dt 60 माइनस 5। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट पूछता तो यहाँ रखते ना, तो अब इसमें पुट कर दो इनिशियल, अब फॉर इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग, या ये भी कह सकता है एट टाइम, एट ओरिजिन, जो भी इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इनिशियल वेलोसिटी t इज इक्वल टू 0, आपकी वेलोसिटी आ जाएगी -5 मीटर पर सेकेंड। सही, 4 केसेस बनेंगे, इसी तरह के सवाल आते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। जैसे पहला केस बहुत सिंपल है, इनिशियल वैल्यू निकालनी है, तो ज़ाहिर है वो बताएगा किसकी इनिशियल वैल्यू निकालनी है। वो कोई एक एक्सप्रेशन देता है आपको, एक एक्सप्रेशन का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, किसी एक इक्वेशन हमें गिवन होगी। अच्छा जी, ये हो गया पहला केस, कॉपी हो गया यहाँ तक। फिर केस 2, ये हो गया फॉर मैक्सिमम या मिनिमम वेलोसिटी। मैं वेलोसिटी से समझा रहा हूँ, वरना दो हमारे और केस बढ़ जाएंगे। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम एक्सीलरेशन। पहली बात तय करो, किसी भी चीज़ की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू उसकी डिफरेंशिएशन को जीरो से इक्वेट करने से आती है। किसी भी चीज़ की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू उसकी डिफरेंशिएशन को जीरो से इक्वेट करने से आपको पता चलती है। जैसे कि अगर डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो हम डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंशिएशन को, जिसे हम वेलोसिटी कहते हैं, जीरो से इक्वेट करेंगे। अगर वेलोसिटी की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन, जिसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं, जीरो से इक्वेट करेंगे। तो फॉर मैक्सिमम या मिनिमम डिपेंडिंग अपॉन द इक्वेशन ऑफ द वेलोसिटी, उस पर डिपेंड करेगा। फॉर मैक्सिमम मिनिमम वेलोसिटी सॉल्व a इज इक्वल्स टू 0। सही, मैक्सिमम मिनिमम डिस्प्लेसमेंट v0, मैक्सिमम मिनिमम वेलोसिटी a0। तो अगर मैक्सिमम, वो तो डबल डेरिवेटिव से पता चल जाएगा, लेकिन ये आपसे नहीं पूछेगा। अगर सवाल में लिखा है फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी, तो फिर वो मैक्सिमम ही है। लेकिन हाँ,
वो अक्सर आपको जो है इक्वेशन ऐसी देता है जैसे कि आपको देख के पता चल जाएगा कि आप थोड़े पढ़े लिखे हो। जैसे कि ये वेलोसिटी की एक्सप्रेशन अगर मैं आपको दूँ 6t माइनस टी स्क्वायर, अब वो आपसे यहाँ क्या पूछेगा, मैक्सिमम कि मिनिमम? मैक्सिमम पूछेगा। अल्लाह के बंदे, फाइंड, ये क्वाड्रेटिक ग्राफ है। क्वाड्रेटिक ग्राफ का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर की बजाय टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर से पहले माइनस लिखा है तो ये मैक्सिमम ग्राफ हो गया। तो ऐसे कॉन्सेप्ट ज़्यादातर नज़र आएंगे। पहले ही बता दिया क्वाड्रेटिक उसका फेवरेट है। फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी। अच्छा, मैं वापस अपनी बात रिपीट करूँ। डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू v0, वेलोसिटी की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू a0, एक्सेलरेशन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एक्सेलरेशन। हर किसी की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू उसकी डिफ्रेंशिएशन को जीरो से इक्वेट करने से आती है। तो जब मैं एक्सेलरेशन को डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो मैं लिखता हूँ डी ए अपॉन डी टी, जाहिर सी बात है। लेकिन डी ए अपॉन डी टी को मैं कुछ कहता नहीं हूँ, जैसे कि डी वी अपॉन डी टी को मैं ए कहता हूँ। तो जब एक्सेलरेशन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछ ले आपसे तो आप क्या करोगे, एक्सेलरेशन की डिफरेंशिएशन को जैसे हम सिर्फ डी अपॉन डी टी लिखेंगे, कुछ कहीं रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, बस जीरो से इक्वेट कर देंगे। लेकिन जब हम जीरो से इक्वेट करेंगे तो हमें वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगी। जैसे अगर अभी मुझे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो मुझे पता है मुझे ये सॉल्व करना है। हाँ एग्जैक्टली, तो उससे इक्वेट करने से आपको हमेशा क्या मिलेगा, आपको हमेशा मिलेगा टाइम। तो यहाँ पर जो आपको टाइम मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 6 - 2t। तो 6 - 2t इज इक्वल टू 0, टाइम इज इक्वल टू 3। तो टाइम आपको मिल गया तो वेलोसिटी मैक्सिमम आपको मिल जाएगी 6 × 3 - 3 का स्क्वायर। वेलोसिटी मैक्सिमम 9 मीटर/सेकंड। बट आपको प्रूव नहीं करना अभी मैक्सिमम या है कि नहीं है, वो भी आप कर सकते हैं वैसे। मैक्सिमम, हाँ ये हो गया आपका सेकंड केस। पहला इनिशियल वैल्यू टाइम जीरो, ए जीरो, ऐसी चार केसेस बनाए ताकि आसानी रहे। एक दफ़ा टाइम जीरो रखना है, एक दफ़ा ए जीरो रखना है, एक दफ़ा वी जीरो, एक दफ़ा एस जीरो। इस क्वेश्चन को कभी ऐसे भी पूछा जा सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी for which velocity stops increasing। नजर आ रहा है? वो क्या टाइम है जिस पे वेलोसिटी स्टॉप हो जाए इंक्रीज होना? आंसर क्या है, 3। आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी कहाँ तक, टाइम 3 तक, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी थी। इसके बाद अब वेलोसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट होगी। आप जैसे ही टाइम 3 के बाद कोई टाइम पुट करोगे इक्वेशन के अंदर, यानी कि आप पुट करो 4, तो आप देखोगे आपकी वेलोसिटी 9 से कम आएगी। फिर वो कम होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी जब तक कि वो ज़ीरो ना हो जाए, जो कि है केस 3। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर इंस्टेंटेनियस रेस्ट, तो मुझे वापस यूनिफॉर्म मोशन के लेक्चर पे जाना पड़ेगा, और वो है यहाँ। हमने ये सारी बातें की थी
स्ट्रेट लाइन के हिसाब से कॉन्सेप्ट वही रहता है। इंस्टेंटेनियस रेस ये वाला पॉइंट होता है, लिखा हुआ भी आपके पास, जब वेलोसिटी आपकी जीरो होती है, ये भी लिखा हुआ। इंस्टेंटेनियस रेस के बाद आपका वीटी ग्राफ नेगेटिव हो जाता है, यानी कि आप वेलोसिटी नेगेटिव आएगी। इंस्टेंटेनियस रेस का पॉइंट वो होता है जिसके बाद डायरेक्शन चेंज हो जाती है, यानी कि ये जो पॉइंट है आपका, ये आपका पॉइंट कहलाता है आई आर का, इंस्टेंटेनियस रेस। आफ्टर इंस्टेंटेनियस रेस ये भी लिखा हुआ, एट और बिफोर इंस्टेंटेनियस रेस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं, लेकिन इंस्टेंटेनियस रेस के बाद डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर नहीं होते, डिस्टेंस बड़ा होता है, डिस्प्लेसमेंट कम होता रहेगा। तो जो आई आर का पॉइंट होता है जहाँ पे वेलोसिटी जीरो होती है, उसके बाद, यानी कि वेलोसिटी को मैं जैसी जीरो से इक्वेट करूंगा, मुझे आई आर का पॉइंट मिल जाएगा, यानी कि वो टाइम मिल जाएगा जिसमें वेलोसिटी जीरो हो रही है। अब उस टाइम तक तो मसला नहीं है, उस टाइम तक तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर नहीं आ रहा है, ये ध्यान में रखना। और वही बात लिखी, ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट इज एट आई आर। अभी मैंने आपको बताया किसी भी चीज़ की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, किसी भी चीज़ की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू उसकी डिफरेंशिएशन को जीरो से इक्वेट करने से आती है। अभी हमने ये बात की ना, तो हमने वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाली, वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन जो कि एक्सेलरेशन होती है उसको जीरो से इक्वेट करके। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की सबसे बड़ी वैल्यू कैसे आएगी, डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंशिएशन को जीरो से इक्वेट करने से। और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, डिफरेंशिएशन क्या होती है, वेलोसिटी। यही काम तो हमने यहाँ किया। यही तो हम कह रहे हैं कि आई आर पे वी जीरो होता है। क्यों जीरो होता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी आपके पास क्या आएगी, डिस्प्लेसमेंट आएगी। इसके बाद तो डिस्प्लेसमेंट बेचारी कम होना स्टार्ट हो गई। और मैं वापस जा रहा हूँ अपने डायग्राम पे, ये तो हम कर चुके हैं। फॉर इंस्टेंटेनियस रेस्ट, फॉर आई आर सॉल्व क्या, v इज इक्वल टू जीरो, एक दफ़ा टाइम जीरो, ए जीरो, वी जीरो, फिर एक दफ़ा एस जीरो होगा। तो इंस्टेंटेनियस रेस्ट अगर आपसे पूछ ले तो आप v जीरो रख के सॉल्व कर लोगे। जैसे इसी सवाल को हम अगर समझें कि हमारी वेलोसिटी की इक्वेशन थी 6t माइनस टी स्क्वायर, तो फॉर इंस्टेंटेनियस टेस्ट में क्या करूँगा, मैं डी वेलोसिटी को जीरो से इक्वेट करूँगा। फॉर आई आर मेरे पास आ जाएगा टी, 6 माइनस टी इज इक्वल टू जीरो, टाइम इज इक्वल टू जीरो, टाइम इज इक्वल टू 6। एक दफ़ा ज़ीरो तो तब होगा जब स्टार्ट पे होगा, और एक दफ़ा कब हुआ, 6 के ऊपर। अब होगा क्या, आप नोट करो, टाइम 6 तक, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ आई आर के पॉइंट तक, अगर ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है ओरिजिन, आई आर के पॉइंट तक जो कि जहाँ पे आपका टाइम 6, वेलोसिटी पॉजिटिव है, आप कोई भी वैल्यू डाल लो वेलोसिटी की इक्वेशन में, पॉजिटिव आएगी। लेकिन जैसी आप वेलोसिटी एक भी वैल्यू 6 से बड़ी डालना स्टार्ट करोगे, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू, ऐसी मैंने 6.5 ले लिया, तो वेलोसिटी आपके पास आ रही होगी 6 इंटू 6.5 माइनस 6.5 का स्क्वायर। 6 ले लो, 7 ले लो, सॉरी 6.5 ले लो, 7 ले लो, 6 इंटू 6.5 माइनस 6.5 का स्क्वायर, माइनस 3.25। ये माइनस वेलोसिटी आना स्टार्ट हो गई। और हमें पता है कि माइनस वेलोसिटी क्या इंडिकेट कर रही होती है, चेंज इन डायरेक्शन। मैं भी तो आपको ग्राफ से ही बता रहा था कि अब जो है वो क्या हो गया, अब पार्टिकल जो है वो वापस आ रहा है, पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब वो वापस आ रहा है। तो आई आर के बाद उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। और अगर हम इसका ग्राफ समझे, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, टाइम वेलोसिटी क्वाड्रेटिक, क्योंकि एग्जामिनर का फेवरेट है, तो मैं उसी से समझा रहा हूँ। कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा, ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा मैक्सिमम वेलोसिटी या टाइम एट विच द वेलोसिटी स्टॉप्स इंक्रीजिंग। ये आपका टाइम है क्या, 3, वेलोसिटी कितनी है, कितनी आई थी, 9,
फिर वेलोसिटी स्टॉप्स डिक्रीजिंग 6 तक आके वेलोसिटी उसकी जीरो हो गई, और उसके बाद जैसे ही मैंने कोई आगे वाली वैल्यू पुट करी मेरी वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है। ये वाला जो पॉइंट है वीटी ग्राफ का, चाहे स्ट्रेट लाइन हो चाहे कर्व हो, ये कहलाता है आई आर का पॉइंट। आई आर का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि टाइम 6 तक डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर हैं। जैसे कि अब आई थोड़ी सी खतरनाक बात, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकालूंगा तो कैसे आएगी, यहाँ आया इंटीग्रेशन, साथ साथ हो, यहाँ आया इंटीग्रेशन 6t माइनस टी स्क्वायर डी टी, और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ रही होगी आपके पास, डिस्प्लेसमेंट के आपके पास इंटीग्रेट करके आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट 3t स्क्वायर माइनस टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। अब इस सी का फड्डा स्टार्ट हो गया। लेकिन एक बात अच्छी है, जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है इसमें 99% सी जीरो होता है जब हम वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट में जाते हैं। उसका रीज़न क्या है, भाई टाइम जीरो पे हम यहीं खड़े हैं तो हमारी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, टाइम जीरो पे जब हम स्टार्टिंग पॉइंट पे ही खड़े हैं तो हमारी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, जीरो। तो टाइम जीरो पे जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो सी भी तो जीरो हुआ। तो जनरली 99% केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो जीरो होती है। 1% केस क्या है जिसमें नहीं होती, सवाल में गिवन होगा आपको कि टाइम 5 पे कोऑर्डिनेट बन गया ना, जैसे टाइम 5 पे डिस्प्लेसमेंट 40 है तो 5,40 एक कोऑर्डिनेट बन गया, आप कोऑर्डिनेट डाल के निकाल लोगे। लेकिन अगर सवाल में कोई नहीं गिवन, जब गिवन है फिर तो बहस ही नहीं है ना, फिर तो वही पुट करना है। जब नहीं गिवन है तो मसला है ना। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए जब कुछ नहीं गिवन होता तो वहाँ पर हमारे पास हमेशा सी जीरो ही आता है, क्योंकि टाइम जीरो पे आप वहीं स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हो तो आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो ही। तो आपके पास इस केस में टाइम जीरो पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, देयरफॉर सी इज इक्वल टू जीरो। आपके पास इसकी एक्सप्रेशन आ गई 3t स्क्वायर माइनस टी क्यूब 3। अब मैं इसमें दो वैल्यूज प्लग इन कर रहा हूँ समझाने के लिए। एक तो S6 निकाल रहा हूँ यानी कि डिस्प्लेसमेंट एट 6, और मैं निकाल रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट एट 7। 6t स्क्वायर माइनस 6 3 इंटू 7 का स्क्वायर माइनस, ताकि मैं आपको फ़र्क बता सकूं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो वर्किंग आप देखना, यहाँ आ रहा है 36 मीटर। अच्छा, अब टाइम 6 पे मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछूं आप बोलोगे 36, मैं आपसे डिस्टेंस पूछूं आप बोलोगे 36, क्योंकि ये बात हम पहले ही पढ़ चुके कि एट और बिफोर आई आर, यानी कि टाइम 6 हो, 5 हो, 5.5 हो, 6 4 हो, जो भी टाइम 6 से पहले है सवाल के आई आर के हिसाब से, इस सवाल का आई आर है 6, तो जो भी टाइम आई आर या उससे पहले का मैं प्लग इन करूंगा मेरे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर आएगा। तो वहाँ तो मसला ही नहीं है, वो डिस्टेंस पूछे डिस्प्लेसमेंट पूछे मसला ही नहीं है। मसला कब है, मसला है आई आर के बाद। लेकिन मसला किस में है, डिस्प्लेसमेंट में कोई मसला नहीं है, डिस्टेंस फ्रॉम ओ में कोई मसला नहीं है। मैं डेसिमल में लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। डिस्प्लेसमेंट कम हो गई, जाहिर है कम होगी, वापस आ रहा है भाई। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम आई आर से पहले किसी में भी नहीं है, ना डिस्टेंस में ना डिस्प्लेसमेंट में, दोनों बराबर होते हैं। आई आर के बाद डिस्प्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों नहीं है, वो जो आपसे टाइम पूछ रहा है कि भाई इस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट बताओ, चाहे वो आई आर से पहले का हो चाहे वो आई आर के बाद का हो, जब हम इक्वेशन में वो पॉइंट डालते हैं जो भी 7 8 5 डेसिमल में, तो ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है भाई, ये डिस्टेंस की इक्वेशन नहीं है। ये हमें डिस्प्लेसमेंट बताती है एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, ये हमें डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट बताती है फॉर एनी पर्टिकुलर पॉइंट दैट आई प्लग इन। ये हमें डिस्टेंस नहीं बताती। तो डिस्टेंस का तो डिस्प्लेसमेंट का तो मसला ही नहीं है, चाहे आई आर से पहले हो चाहे आई आर के बाद हो। डिस्टेंस में ख्याल रखना पड़ता है कि अगर आई आर से पहले है तो मसला नहीं है, आई आर के बाद है तो थोड़ा सा मसला है। जैसे अगर मैं आपसे कहता यहाँ डिस्टेंस क्या है, तो अगर मैं इसका चार्ट बना लूँ ज़्यादा बेहतर रहेगा। डिस्टेंस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम,
तो अगर मैं आपसे कहूँ टाइम 6 पे डिस्टेंस कितना है, आप बोलोगे सर 36। डिस्प्लेसमेंट आप बोलोगे 36। मैंने पूछा टाइम 7 पे डिस्टेंस कितना है, आप सोचो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 32.7। अरुण ने जवाब दे दिया बिल्कुल सही, 36.7। थर्टी नाइन पॉइंट थ्री। और ये आप इससे समझ सकते हो, ये था 36, ये था 32.7। जब हमने टाइम 7 प्लग इन किया तो हमें डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट मिला जो कि था 32.7। हमें तो डिस्टेंस चाहिए, तो ये वाली जो रिमेनिंग रह गई आई 3.3, ये 3.3 उसने फासला कवर किया है फ्रॉम T6 टू T7। समझ में आ गया होगा ना? नहीं आया तो पूछ लेना कोई। ये आपका हो गया भाई केस 3। मैं ज़्यादा कॉन्सेप्ट हो गया, मैं केस 4 आज नहीं करा। 7 सवाल ढूंढूं। थर्टी नाइन पॉइंट थ्री है, 39.9 है, आप बताओ। हाउ? लो जी, तुम्हें कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया ये। डिस्टेंस टाइम 6 पे कितना है, इस रेड वाली चीज़ को देखना अब्दुल्ला भाई। ये है 36, हमने 36 फासला तय कर लिया। जब टाइम 7 पुट किया तो बिलफर्स हमारा बंदा इधर है, ये टाइम 7 है। जब टाइम 7 पुट किया तो हमारे पास 32.7 जो आया वो ये आया। 32.7 डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट आया। ये जो चीज़ है ये आपके पास है 32.7। उसका स्टार्टिंग पॉइंट से कितना फासला है, 32.7। 32.7 से डिस्टेंस थोड़ी ट्रेवल किया, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस उससे ये ट्रेवल किया, ये कितना है 36 माइनस 32.7, तो ये आया 3.3 माइनस करके आया। इसका मतलब उसने फासला कितना ट्रेवल किया, उसने फासला ट्रेवल किया 36 प्लस 3.3। समझ में आया थोड़ा? सवालों कंफ्यूजन है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में, तो पूछ ले भाई। गजन, आयशा, अरुण, उर्वा। क्लियर है, सेट है। तो हमने 3 केसेस कर लिए। पहला केस मैं वापस दिखा दूं, इनिशियल वैल्यू के लिए टाइम 0 इन द रिस्पेक्टिव इक्वेशन, और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का 3 कॉन्सेप्ट है, 3 केसेस हैं, हमने एक ही में समझ लिया।
क्योंकि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू डिफरेंशिएशन को जीरो से इक्वेट करने से आती है। तो ए जीरो रखेंगे फॉर मैक्सिमम मिनिमम वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस रेस्ट के लिए वी जीरो रखेंगे, या वी जीरो एक और सिचुएशन में रखा जाएगा, वो भी लिख लो, फॉर मैक्सिमम मिनिमम, वही जो ऊपर मैं बात कर रहा था, ये वही चीज़ है, और मैक्सिमम और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। तो हम डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंशिएशन को यानी कि वेलोसिटी को जीरो से इक्वेट करेंगे। तो मैक्सिमम मिनिमम डिस्प्लेसमेंट पूछ ले या आई आर का पॉइंट पूछ ले, दोनों सिचुएशन में एक ही काम किया जाएगा, वो है v इक्वल्स टू जीरो। सर सारे केसेस को हम नहीं नहीं मैंने समझा दिया पैराबोलिक से, क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादातर ग्राफ में क्वाड्रेटिक आएगा, लेकिन कोई भी ग्राफ हो, वही मैंने बात आपको रिपीट की थी, स्ट्रेट लाइन भी हो, जैसा भी ग्राफ हो, आई आर के पॉइंट के बाद तो वेलोसिटी नेगेटिव होनी ही होनी है। तो आप ध्यान रखना बहुत ज़्यादा, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादातर क्वाड्रेटिक आएगा। एक्सलेशन का ताल्लुक है? नहीं, एक्सलेशन तो डिफरेंट चीज़ है बिल्कुल। पहली बात तो भाई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नेगेटिव होने से एक्सेलरेशन का कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर नेगेटिव हो गया आफ्टर 6, इसका मतलब ये थोड़ी है कि डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव हो गई, डिस्प्लेसमेंट थोड़ी नेगेटिव हुई। लास्ट क्वेश्चन, सिर्फ आई आर पॉइंट इज वेयर डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन व्हाट वी। हाँ, एक भी आपने बिल्कुल सही कहा बुरहान भाई, कि जैसे कि मिनिमम वेलोसिटी भी हो सकती है, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट जो है वो बहुत मुश्किल चीज़ है। तो हम कहते ही ज़्यादातर मैक्सिमम ही है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम वेलोसिटी। लेकिन थ्योरेटिकली बात की जाए तो किसी भी चीज़ की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू उसकी डिफरेंशिएशन को जीरो से इक्वेट करने से आती है। अब वो प्रैक्टिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो नहीं पता, वो हम नहीं बात कर रहे हैं। सेट है, चलो भाई, मिलते हैं इंशाल्लाह कल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।